एवरीवन, इट्स एडवोकेट मिशिका गुप्ता एंड आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ BNSS विच इज प्रोसेस टू कंपेयर अपीयरेंस। सो आज हम समझेंगे किसी को कोर्ट बुलाने का क्या प्रोसेस होता है। अगर मानो कोई इंसान कोर्ट नहीं आता तो उसको कैसे बुलाया जाता है, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं बुलाने के। तो ए पार्ट बात करता है समन्स के बारे में, जिसमें सेक्शन 63 से 71 के तक बात हो रही है। अब सबसे पहला स्टेप होता है किसी को सम्मन भेजना, मतलब नोटिस टू अपीयर, जो एक लीगल नोटिस होता है और इसमें कोर्ट ऑफिशियली किसी पर्सन को बुलाती है कि वो किसी पर्टिकुलर डेट पर कोर्ट में अपीयर करे। अब ये नॉर्मली उन केसेस में दिया जाता है जिसमें ज़बरदस्ती बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, तो वो होता है समन्स। फिर हमारा जो नेक्स्ट बी पार्ट बात करता है वो करता है वारंट की बात। अब वारंट तब भेजे जाते हैं जब समन काम ना करें। अगर कोई इंसान समन के बाद भी कोर्ट नहीं आ रहा है तो फिर वारंट इशू होता है। और इसमें ना दो टाइप्स के वारंट बताए गए, एक बेलेबल वारंट, एक नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट जिसमें उस इंसान को बेल मिल सकती है बेसिकली, एंड नॉन बेलेबल वारंट वो है इसमें पुलिस उसको पकड़कर डायरेक्ट कोर्ट में ही अपीयर करवा देती है, ठीक है, कोर्ट में ही पेश कर देती है। सो ये था वारंट। अब एक और है इसमें जो सी टाइप है, दैट इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड प्रॉपर्टी अटैचमेंट। अब मानो वारंट के बाद भी नहीं आ रहा है इंसान, तो उसके बाद क्या होता है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो अटैच हो सकती है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए कोई भी स्टेप ले सकती है। तो ये था 3 स्टेप्स में ये चैप्टर डिवाइड है, 3 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 63, फॉर्म ऑफ समन्स। ये जो समन्स होते हैं वो किस फॉर्म में होता है पहले वो समझेंगे। क्या समन सिर्फ राइटिंग फॉर्म में होता है या डिजिटल में भी होता है। अब BNSS में काफ़ी चीज़ें डिजिटल मोड पर आई हैं। अब फर्स्ट बात कर रहा है एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी इन राइटिंग। पहली बात हो रही है राइटिंग में, ठीक है, तो समन राइटिंग में होता है और डुप्लीकेट कॉपी में इशू होता है और इस पर ना कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होता है या किसी और ऑफिसर का जिसे हाई कोर्ट ऑथराइज करती है। कोर्ट की सील होना ज़रूरी होता है ताकि ये वैलिड माना जाए। तो ये था राइटिंग में। अब मानो डिजिटल फॉर्म में भेजना हो तो इसका क्या तरीका है। आजकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी समन्स भेजा जा सकता है BNSS के अंडर में, और इस पे ना कोर्ट की सील का इमेज या फिर डिजिटल सिग्नेचर होता है, ठीक है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है। और डिजिटल समन से कोर्ट का प्रोसेस फास्ट और एफिशिएंट हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो अब काफ़ी चीज़ें हमारी डिजिटल मोड में ट्रांसफ़र हो रही हैं, अपडेट हो रहा है सिस्टम धीरे धीरे। तो ये था हमारा फॉर्म ऑफ समन्स। 2 टाइप में होता है, राइटिंग में भी हो सकता है, डिजिटल में भी भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 64 की। अगर कोर्ट किसी को समन्स भेजती है तो वो इंसान तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, और अगर क्या समन्स सिर्फ पुलिस देती है या कोई भी ऑफिशियल सर्व कर सकता है, तो इसी को हम समझेंगे। सेक्शन 64 समन हाउस सर्व, फर्स्ट सब सेक्शन बात करता है समन्स कौन सर्व कर सकता है, ठीक है, उसमें बताया जा रहा है पुलिस ऑफिसर समन सर्व कर सकता है, कोर्ट का कोई ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ऑथराइज्ड हो वो भी समन सर्व कर सकता है। और इसमें एक चीज़ और है, पुलिस स्टेशन या कोर्ट रजिस्ट्रार एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल्स रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। अब सेकेंड सबसेक्शन बात कर रहा है समन सर्व करने का प्रोसेस बताया, तरीका बताया गया है। अगर पॉसिबल हो तो समन पर्सनली दिया जाता है, ठीक है। कोर्ट डुप्लीकेट समन्स इशू करती है जिसमें से एक कॉपी डायरेक्टली समन पर्सन को दी जाती है। अगर अब इलेक्ट्रॉनिक समन्स भेजना है तो उसमें जिसमें कोर्ट की सील का इमेज होता है, इसका तरीका स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अभी डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी उसके अकॉर्डिंग किए जाएंगे ये। अब दे तो दिया, अब जो इंसान समन्स रिसीव करेगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर समन्स रिसीव पर्सनली किए जा रहे हैं तो समन पर्सन जो जिसको मिलेगा वो उसको साइन करके रिसीप्ट देनी होती है, जो डुप्लीकेट समन्स का बैक साइड पर होती है। तो बेसिकली अगर मैं किसी के घर पे समन्स देने जा रही हूँ तो कैसे जाऊँगी, मैं 2 समन्स लेके जाऊँगी, डुप्लीकेट कॉपी इशू होती है जो, उसको एक कॉपी मैं आपको दे दूँगी, जो दूसरी मेरे पास होगी मैं उसके पीछे साइन करवा के वापस लेके आ जाऊँगी। दिस इज़ द प्रोसेस। तो अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जिसमें बात की गई है समन्स कैसे सर्व किए जाते हैं कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म्स और सोसाइटीज़ पर। ये सेक्शन है सेक्शन नंबर 65। अब मानो कंपनी या कॉर्पोरेशन पर समन्स कैसे सर्व होते हैं, पहला उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सबसेक्शन वो बताता है समन्स सर्व करने के लिए कंपनी के किसी ऑफिसर को दिया जाता है। कंपनी का है तो डायरेक्टर को दे सकते हैं, मैनेजर, सेक्रेटरी या कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर, इनमें से किसी को भी समन्स दिए जा सकते हैं।
समन्स रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेजा जा सकता है, और अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाए तो समन डिलीवर माना जाएगा जब वो नॉर्मल पोस्टल प्रोसेस के हिसाब से पहुंचने का एक्सपेक्टेड टाइम होगा। ठीक है, अब मानो, अब इसमें एक चीज़ और है, कंपनी और कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है। कंपनी का मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, और इसमें कॉर्पोरेशन का मतलब वो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर्ड है, तो वो सारी चीज़ कॉर्पोरेशन मानी जाएंगी। ठीक है, अब ये बात करता है हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक है, अब आते हैं सबसेक्शन 2 पर। वो बात कर रहे हैं, मानो फर्म या एसोसिएशन है ऑफ इंडिविजुअल्स की, उनमें समन्स कैसे सर्व किए जाते हैं। तो उसमें फर्म से एसोसिएशन का जो समन सर्व करने के लिए उसको भी उसके किसी भी पार्टनर को दिया जा सकता है, या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अगर भेजा जा रहा है, और यही रूल अप्लाई होगा कि समन्स डिलीवर तभी माना जाएगा जब वो पोस्ट के एक नॉर्मल मतलब पोस्ट डिलीवर पोस्ट कर दिया है, जिस टाइम माना जाएगा डिलीवर हो गया है, तो वो मान लिया जाएगा कि समन्स आपको सर्व हो चुके हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। अब मानो समन करने के लिए कोई इंसान जाता है, वो जिसको समन देने हैं वो इंसान वहाँ मिलता ही नहीं है, तो समन्स कैसे सर्व किए जाते हैं। तो फर्स्ट वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जब पर्सन नहीं मिल रहा, तो अगर समन पर्सन को ढूंढने की पूरी कोशिश के बाद भी वो मानो नहीं मिलता, तो समन्स किसी अडल्ट फैमिली मेम्बर को दिया जा सकता है जो उसके साथ रहता हो। और इसमें एक चीज़ है, समन्स डुप्लीकेट फॉर्म में ही होते हैं, और जिसमें एक कॉपी समन पर्सन के घर पे रहने वाले किसी अडल्ट फैमिली मेम्बर को दे दी जाती है। ठीक है, और उसमें वही तरीका है, रिसिप्ट को साइन करवा कर वापस लेके आ जाएगा। इसमें एक एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि जो सर्वेंट है उसको हम फैमिली मेम्बर में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप समन्स में सर्व करने जाते हो, मैं सर्वेंट को देके आ जाऊँ, तो वो नहीं माना जाएगा सर्विंग। ठीक है, तो यही है। और इसमें एक चीज़ है, अब फैमिली मेम्बर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिस भी फैमिली मेम्बर को समन्स दिया गया है उसे सर्विंग ऑफिसर के कहने पर डुप्लीकेट समन के पीछे साइन करने के लिए बोला जा सकता है, ताकि प्रूफ रहे कि समन्स दिए गए हैं। यही बात कर रहे हैं 66। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 67, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब मानो समन सर्व नहीं हो पाता तो क्या होगा। ठीक है, मानो वो फैमिली मेम्बर को भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, तो अब क्या होगा। उस केस में मानो 64, 65, 66 सेक्शन के अंडर समन्स देना फेल हो जाते हैं, तो जो समन पर्सन नहीं मिल रहा है या उसके घर वाले भी, कोई भी एलिजिबल फैमिली मेम्बर नहीं होता जो समन्स ले सके, तो सर्विसिंग ऑफिसर एक और तरीका अडॉप्ट करता है। वो समन्स का एक डुप्लीकेट कॉपी क्या करेगा, उसके घर के प्रोमिनेंट जगह पर चिपका कर आ जाएगा। ठीक है, कि अगर फैमिली मेम्बर आते हैं या वो आता है इंसान, तो वो देख सके समन, वो चिपका देगा। अब कोर्ट का इसमें क्या रोल है, अब समन्स चिपकाने के बाद कोर्ट इंक्वायरी करती है कि क्या समन्स प्रॉपरली सर्व हो चुका है या नहीं, मतलब इंसान ने चिपकाया या नहीं। बेसिकली क्या होता है, वो इंसान फोटो खींच के लेके चले जाता है कोर्ट को। अब कोर्ट ना इसमें बेसिकली 2 फैसले सुना सकती है, क्योंकि नहीं पता ना कि इंसान को वो फोटो भी मिला है या नहीं मिला। अब इसमें कोर्ट 2 फैसले मान सकती है। पहला, समन्स ड्यूली सर्व मान लिया जाएगा कि आपको मिल गया है, और दूसरा, नया समन इशू किया जाए जो किसी और तरीके से सर्व किया जाए, जैसे पुलिस की मदद से या फिर कोई भी लीगली वैलिड प्रोसेस के थ्रू दोबारा से सर्व करा जाता है। तो इसमें 2 कोर्ट की चॉइस होती है, वो क्या मानती है। अब सेक्शन 68 बात कर रहा है, तो ये था हमारा, हाँ, अगर इंसान नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 68 पे, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर एक समन्ड पर्सन गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कोर्ट उसको कैसे बुलाती है। ठीक है, क्या पुलिस डायरेक्टली उसको समन्स देगी या फिर कोई इसके लिए अलग प्रोसेस फॉलो किया जाता है। मतलब जिस इंसान के लिए समन्स देने हैं वो इंसान गवर्नमेंट ऑफिसर है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को समन्स का जो प्रोसेस है, तो पहला जो तरीका है वो ये है, डायरेक्ट समन्स देने की जगह कोर्ट क्या करेगा, उन समन्स को उसके ऑफिस के हेड भेज देती है। मानो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मुझे समन्स मिलने हैं, तो जो मेरे ऑफिस के हेड होंगे, जो मेरे सीनियर होंगे, उनको समन्स दिए जाएंगे। ठीक है, कोर्ट उनको डायरेक्टली समन्स देगा, और समन्स जो है वो डुप्लीकेट कॉपी में ही होगा। और ऑफिस, अब जो उस हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेक्शन 64 के रूल्स के अकॉर्डिंग उस गवर्नमेंट सर्वेंट को समन्स सर्व करे। अब इस केस में
कोई ऑफिसर सर्व करने नहीं आएगा, जो हेड है मेरा वो मुझे समन सर्व करेगा। अब वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब वो कैसे करेगा और उसका प्रूफ क्या होता है वो सुनिए। अब जो इसमें ना ऑफिस हेड होता है, समन्स केस जिसे सर्व किया गया है, तो वो इंसान साइन करके कंफर्मेशन कोर्ट को भेजता है कि उसको समन्स मिल गए हैं, वो साइन करेगा इसमें, जो मेरा हेड होगा, और उसका सिग्नेचर ही प्रूफ है कि समन्स प्रॉपरली सर्व हो चुका है, ठीक है। उसने साइन कर दिया तो मतलब सर्विंग हो गई, ठीक है। तो ये जो था तरीका, बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस हेड की है। तो बेसिकली अब जो मेरा हेड है वही मेरे मतलब घर आके मुझे ज़्यादा समझ देंगे। अगर मैं नहीं मिलती तो फिर वही चीज़ फैमिली मेम्बर को दिया जाएगा, फिर फैमिली मेम्बर भी नहीं है तो वो घर पे जाके चिपका देगा। जो भी मतलब प्रोसेस होगा वो कोर्ट को, अब उस हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट को सारी जिम्मेदारी है, वो बताएंगे कोर्ट को, ठीक है, कि सर्व हुए नहीं हुए, क्या हुआ, वो मिला नहीं मिला, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की 69, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अब मानो अगर समन्स दूसरे शहर में या स्टेट में भेजना हो तो कैसे भेजा जाता है। तो इसमें क्या होता है, कोर्ट ना हमेशा समन्स अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन के अगर वो बाहर भेजना चाहती है तो वो डायरेक्टली पुलिस या सर्विंग ऑफिसर को नहीं देगी। अब वो क्या करेगी, उस जगह के जिस भी स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में भेजना है तो वो उस जगह के मैजिस्ट्रेट को भेजा जाता है जहाँ समन पर्सन रहता है या वहाँ पर वो अवेलेबल हो, तो उस डिस्ट्रिक्ट से मतलब डायरेक्टली वहाँ के मैजिस्ट्रेट से बात करेगी और जो समन्स है वो डुप्लीकेट कॉपी में उसको भेज देगी। अब इसमें लोकल मैजिस्ट्रेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस मैजिस्ट्रेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो वहाँ का मैजिस्ट्रेट है वो समन्स को लोकल रूल्स के अकॉर्डिंग सर्व करवाता है। अगर मुझे उसके एरिया के किसी इंसान को बुलाना है तो मुझे पहले मैजिस्ट्रेट को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनको अपने समन्स डुप्लीकेट कॉपी में भेजना पड़ेगा, फिर वो जो मैजिस्ट्रेट है वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अपने किसी ऑफिसर को भेजेंगे, अगर वो नहीं मिलता तो उसकी फैमिली मेम्बर को देंगे, अगर फैमिली मेम्बर भी नहीं मिलती तो वो जाके चिपका के आ जाएगा। फिर जो भी चीज़ होगी वो वहाँ के मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट आके फिर वो मुझे बताएंगे कि मतलब क्या रहा, ठीक है। तो ये तरीका है अगर हम मुझे लोकल लिमिट से बाहर भेजना है समन। अब बात करते हैं 70 सेक्शन की, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अच्छा, ये उसकी बात कर रहे हैं। मानो जो समन्स है वो सर्व होने का प्रूफ कैसे दिया जाता है। जब समन्स मतलब अगर जो समन्स है वो दूसरे शहर में या फिर दूसरे स्टेट में सर्व हुआ है तो उसके लिए क्या है। अब अगर समन्स मानो कोर्ट के एक लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर सर्व हुआ है तो प्रूफ के लिए एक एफिडेविट मैजिस्ट्रेट के सामने बनाया जाता है। ये जो एफिडेविट है वो कंफर्म करता है कि समन्स सर्व हो चुका है, और इसमें ना समन्स की जो डुप्लीकेट कॉपी भी जो दी जाती है, जिसमें सेक्शन 64 या सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग एंडोर्समेंट होती है, यानी जिससे समन्स मिला उसका साइन का प्रूफ होता है, ठीक है। उससे मुझे पता लगेगा कि जो उस मैजिस्ट्रेट ने अपना काम प्रॉपरली किया है। अब मानो अगर समन्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से सर्व हुआ है तो क्या होगा। अब मानो अगर समन्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है ना, तो जैसे ईमेल है या एनक्रिप्टेड मैसेज एक्सेट्रा किसी से भी हुआ है तो वो भी वैलिड माना जाता है, ठीक है। और इसमें ना एक कोर्ट जो इस वाला इलेक्ट्रॉनिक में एक कॉपी कोर्ट में रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है ताकि फ्यूचर में प्रूफ के तौर पर यूज़ हो सके। और इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि अगर मानो कोर्ट में समन सर्व जो इंसान समन सर्व करके आया है वो ऑफिसर प्रेजेंट ना हो, ठीक है, कोर्ट में। अब मानो कोर्ट में समन सर्व करने वाला ऑफिसर प्रेजेंट ना हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है। अगर मतलब समन्स डिलीवर जो करके आया है वो हियरिंग के टाइम पर प्रेजेंट नहीं है तो जो एफिडेविट बनाया गया है या जो डुप्लीकेट कॉपी है एविडेंस के रूप में वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो यही एक तरीका है, मुझे पता लगेगा कि दूसरे मैजिस्ट्रेट ने, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने अपना प्रॉपर काम किया है, वो मुझे ऐसे पता लगेगा। प्रूफ ऑफ सर्विस, यस। अब अगला सेक्शन पे बात करते हैं सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस। अब मानो विटनेस को समन्स कैसे सर्व किए जाते हैं। अभी तक तो अक्यूज्ड के बारे में बात हो रही थी, अब किसी विटनेस को बुलाना है तो समन्स कैसे भेजे जाएंगे। तो उसके लिए कोर्ट नॉर्मल समन्स इशू करने के साथ साथ विटनेस को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी समन्स भेज सकती है, ठीक है। ये जो समन्स है उस जगह भेजा जाता है जहाँ विटनेस रहता है या उसका बिजनेस हो या वो काम जहाँ पर भी करता हो वहाँ भेज दिया जाता है। अब समन्स डिलीवर मानने के क्या रूल्स हैं, मतलब समन डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर विटनेस समन्स रिसीव करके साइन कर लेता है तो वो वैलिड प्रूफ माना जाता है। अगर विटनेस समन लेने से मना कर दे और पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय इंडोर्समेंट लिख दे कि उसने समन्स को रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने पोस्ट वाला आया और आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो रिफ्यूज़ कर दिया, तो भी कोर्ट मान सकती है कि समन्स सर्व हो चुका है, क्योंकि
भले ही आपने रिजेक्ट किया है, लेकिन वो कोर्ट यही मानेगी कि समन्स सर्व हो चुके हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से समन्स भेजा गया है, तो जो कोर्ट को जो डिलीवरी का प्रॉपर प्रूफ मतलब मिल जाए, तो कोर्ट समन ड्यूली सर्व मान लेगी कि विटनेस को चला गया। ये तरीका था एक विटनेस को बुलाने के लिए कोर्ट में। और यहाँ तक सारा हमारा समन्स का ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आया हो समन्स में क्या था। एक अगर कोर्ट इशू करती है समन्स तो किस तरीके से जाते हैं, क्या प्रूफ होते हैं। तो यही एक प्रोसीजर था, छोटा सा सिंपल सा समन्स का। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। इसमें सेक्शन 72 बोलता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। मतलब वारंट ऑफ अरेस्ट बेसिकली क्या होता है, कितने टाइम तक ये वैलिड रहता है। अब सबसे पहले समझते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है। वारंट हमेशा राइटिंग फॉर्म में होता है, ठीक है, और इस पर कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होता है, कोर्ट की सील होती है, और बिना साइन और सील के वारंट वैलिड नहीं माना जाता। वारंट अब कब तक वैलिड रहता है, ड्यूरेशन की बात करते हैं। वारंट तब तक वैलिड रहता है जब तक कोर्ट उसको कैंसिल ना कर दे या फिर वारंट एग्जीक्यूट ना हो जाए, तब तक वारंट वैलिड रहेगा। और ये ऑटोमेटिक एक्सपायर नहीं होता है। जब तक कोर्ट खुद से उसको रिवोक ना करे तब तक वो एक्सपायर नहीं माना जाता है। तो ये था वारंट के बारे में। अब आते हैं अगले सेक्शन में, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। इसका क्या मतलब है, मानो कोर्ट वारंट के साथ बेल का ऑप्शन कैसे दे सकती है वो बात कर रहे हैं। अब कोर्ट बेल की परमिशन दे सकती है, ठीक है, वो बता रहा है फर्स्ट सबसेक्शन। अगर कोर्ट चाहती है तो अरेस्ट वारंट पर ये लिख सकती है कि अगर अक्यूज बेल बॉन्ड भर दे तो उसे अरेस्ट ना किया जाए, ठीक है। मतलब बेल बॉन्ड के साथ जो श्योरिटीज़ होंगी, जब मतलब जो लोग ज़मानत देने वाले लोग होते हैं, जो श्योरिटीज़ होती हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। बेल बॉन्ड के साथ श्योरिटीज़ होनी चाहिए जो गारंटी देते हैं कि अक्यूज्ड कोर्ट के सामने टाइम पर प्रेजेंट होगा। तो उस कंडीशन में बेल की परमिशन मिल जाती है। और जिस पुलिस ऑफिसर के पास वारंट होता है उसको ये बेल सिक्योरिटी एक्सेप्ट करनी होती है और फिर अक्यूज्ड को रिलीज़ करना पड़ता है। ये तरीका है। और अब मानो बेल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो वो बात करते हैं। बेल कंडीशन वारंट के ऊपर लिखी होती है जिसमें ये मेंशन होता है कि कितनी श्योरिटीज़ चाहिए, बेल बॉन्ड का अमाउंट कितना होगा और अक्यूज्ड को किस टाइम पर कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा। ये तीनों चीज़ उसमें लिखी होती है। सेकंड सबसेक्शन हमें ये बताता है। अब थर्ड सेक्शन की बात कर रहे हैं, वो बात करते हैं जिस ऑफिसर ने बेल को एक्सेप्ट की होती है, ठीक है, उसको वो बॉन्ड कोर्ट में भेजना पड़ता है और ये प्रूफ होता है कि अक्यूज ने लीगल तरीके से बेल ली है और उसको रिलीज किया गया है। अब जो पुलिस मतलब जो भी ऑफिसर होगा उस बॉन्ड को कोर्ट में भेज देगा, ठीक है। ये तरीका था बेसिकली। अब बात करते हैं वारंट किसे दिया जाता है और कौन उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वारंट किससे दिया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में अरेस्ट वारंट पुलिस ऑफिसर्स को दिया जाता है। और लेकिन अगर वारंट को तुरंत एग्जीक्यूशन ज़रूरी है मानो, तो उस कंडीशन में कोई भी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट किसी और पर्सन को भी वारंट एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे सकती है। ये तरीका है वारंट किसको मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए। अब मानो एक वारंट क्या मल्टीपल ऑफिसर्स को भी दिया जा सकता है, वो बात कर रहा है सेकेंड सबसेक्शन। कोर्ट एक ही वारंट एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर या लोगों को भी दे सकती है, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसे केसेस में वारंट इनमें से कोई भी एक या सभी मिलकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो वारंट को जल्दी और सही तरीके से एग्जीक्यूशन कराने का होता है। आते हैं सेक्शन 75 पर, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। कोर्ट ना किसी भी इंसान को वारंट एग्जीक्यूट कराने का ऑर्डर दे सकती है, यही बता रहा है। फर्स्ट सबसेक्शन बोलता है मैजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को वारंट दे सकते हैं। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जीएमएफसी फर्स्ट क्लास एक स्पेसिफिक इंसान को भी वारंट एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। और इसमें ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो जेल से भाग गए हैं, यानी एस्केप्ड कॉन्विक्ट्स हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, और थर्ड हैं जो नॉन वेलेबल ऑफेंसेस के अक्यूज्ड हैं और जानबूझकर अरेस्ट से बच रहे हैं। तो ऐसे केसेस में सीजीएम या फर्स्ट क्लास किसी भी इंसान को वारंट एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। सेकेंड सबसेक्शन बात कर रहा है वारंट मिलने के बाद अब क्या होता है। तो जिसे वारंट दिया जाता है उसको राइटिंग में रिसीव करना पड़ता है
अगर अक्यूज उसके प्रॉपर्टी या एरिया में आता है तो उसे अरेस्ट करना होता है। अब अरेस्ट तो कर लिया, अरेस्ट के बाद क्या होगा? तो जिस भी अक्यूज को अरेस्ट किया जाता है उसे सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में छोड़ के आना होता है और पुलिस उसे जुरिस्डिक्शन वाले मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएगी जब तक सेक्शन 73 के अंडर सिक्योरिटी ना ली जाए। ठीक है, अगर ले ली जाती है सिक्योरिटी तो ठीक है, और अगर नहीं ली जाती तो पुलिस उसको वहां पर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। 76 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस वारंट को कौन एग्जीक्यूट करा सकता है? जो वारंट पुलिस को दिया गया है एग्जीक्यूट कराने के लिए, उन्हें कौन करा सकता है? तो वारंट किस ऑफिसर को दिया जाता है, बेसिकली ये समझते हैं। कोर्ट यूजुअली किसी स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर के नाम पे वारंट इश्यू करती है, लेकिन अगर ज़रूरत होती है तो वो ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम वारंट पे लिख सकता है, एंडोर्समेंट करवा सकता है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ और है, क्या मानो कोई और पुलिस ऑफिसर वारंट उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। मानो मेरे नाम पे वो हुआ है कि मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं किसी और को बोल सकती हूँ एग्जीक्यूट कराने के लिए। हाँ, अगर एक पुलिस ऑफिसर के नाम पर वारंट इश्यू हुआ है तो वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम एंडोर्स करके उसे भी उस वारंट को एग्जीक्यूट करने को बोल सकता है। इसका बेसिकली जो पर्पस यही है कि अगर असली ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो वारंट एग्जीक्यूशन में डिले ना हो, यही इसका पॉइंट है। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, सेक्शन 77। इसमें कह रहे हैं कि मानो अरेस्ट वारंट का नोटिफिकेशन कैसे दिया जाता है। अरेस्ट से पहले ना एक वारंट बताना ज़रूरी है। अब जो भी पुलिस ऑफिसर या ऑथराइज्ड पर्सन अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करेगा, उसको अरेस्ट होने वाले इंसान को वारंट का सब्सटेंस यानी मेन जो बातें हैं उसको वो बतानी होंगी कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, आपके खिलाफ वारंट क्यों आया है, वो रीजंस बताने होते हैं। अगर वो पर्सन मांगे तो उसको पूरा वारंट भी दिखाया जाता है, दिखाना पड़ सकता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? ताकि अक्यूज्ड को पता चले कि उसके अगेंस्ट क्या लीगल एक्शन लिया गया है, क्यों लिया गया है। बिना बताए अरेस्ट करना इलीगल हो सकता है। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। अब मानो अरेस्ट कर लिया, उसके बाद कितनी देर में कोर्ट के सामने उसको पेश करना होता है? तो अरेस्ट के बाद कोर्ट ले जाना ज़रूरी है। पुलिस या जो भी ऑथराइज्ड पर्सन वारंट को एग्जीक्यूट करेगा उसको अरेस्ट के बाद अक्यूज्ड को बिना देरी के अंदर, मतलब देर नहीं करनी है, उसको सीधा कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन मानो अगर सेक्शन 73 के अंदर उसे सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है तो उसका भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, सेक्शन 73 का। अब इसका ना प्रोवाइडेड एक बात कहता है कि पुलिस किसी भी अक्यूज्ड को 24 आवर्स से ज़्यादा बिना कोर्ट ले जाए नहीं रख सकती। कि मतलब उसको अरेस्ट कर लिया और पुलिस थाने में डाल दिया, नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती। और इसमें ना ट्रैवल टाइम को छोड़ दिया जाता है, ट्रैवल टाइम को छोड़कर 24 घंटे काउंट किए जाते हैं। अब इसका पर्पस यही है कि किसी भी इंसान इलीगल कस्टडी में ना रहे और उसके जो भी राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। सेक्शन 79 पर आते हैं, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। अरेस्ट वारंट कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। वारंट पूरे इंडिया में एग्जीक्यूट हो सकता है। कोई भी अरेस्ट वारंट इंडिया में किसी भी जगह पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसका पर्पस ये है बेसिकली, अगर मानो एक अक्यूज्ड है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट भाग जाता है तो भी उसको अरेस्ट किया जा सके। ठीक है, मानो मैंने दिल्ली से कटवाया वारंट, वो पहुंच गया मुंबई, वो बोलता है नहीं अब तो मैं मुंबई में आ गया, अब नहीं कर सकता, जाओ मुंबई मैजिस्ट्रेट से वारंट लेकर आओ फिर अरेस्ट करना। तो ऐसा पर्पस ना हो, इसी वजह से दिल्ली का वारंट है तो वो कहीं पर भी एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। तो यही इसका पर्पस है बेसिकली, ताकि जो लॉ है वो इजीली इन्फोर्समेंट हो सके उसकी यूनिफॉर्म तरीके से, क्रिमिनल जस्टिस बेसिकली स्मूथली रन करे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बात कर रहा है वारंट को दूसरे शहर में या स्टेट में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मानो अगर वारंट को उस दूसरे जुरिस्डिक्शन में कैसे भिजवाया जाएगा। अगर वारंट को उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर एग्जीक्यूट कराना हो, ठीक है, मानो मैं इस एरिया, ये मेरा एरिया है और मुझे दूसरे एरिया में वारंट एग्जीक्यूट कराना है, तो कैसे किया जाएगा? तो जो कोर्ट है वो उसे डायरेक्टली वहाँ के पुलिस ऑफिसर को नहीं भेजती, बल्कि कोर्ट ये वारंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर को पुलिस को भेज सकती है। आपने पढ़ा था समन्स में क्या हो रहा था, आप मैजिस्ट्रेट को भेज रहे थे दूसरे एरिया के, लेकिन इस केस में अगर आपको वारंट एग्जीक्यूट कराना है तो आप जो वो वारंट है वो भेज रहे हैं आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, डीएम को, डीएसपी को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, आप उनको भेज रहे हैं। ठीक है,
और इसकी लोकल अथॉरिटी का क्या रोल होगा वहाँ पे, वो जिस भी सिटी या स्टेट में वारंट एग्जीक्यूट करना है वहाँ के डीएसपी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कमिश्नर अपना नाम एंडोर्स करेंगे, मतलब अप्रूवल करेंगे उसको, और अगर पॉसिबल है तो वारंट को वहाँ की लोकल पुलिस के थ्रू एग्जीक्यूट करवाएंगे। और अक्यूज्ड के लिए अब बेल का क्या प्रोसेस होता है, अक्यूज्ड बेल कहाँ पर लेगी, ठीक है। तो कोर्ट जो वारंट भेजती है उसके साथ अक्यूज्ड के खिलाफ कंप्लेनेंट का समरी और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी भेजती है। इससे वहाँ का जो कोर्ट है वो ये डिसाइड कर सके कि अक्यूज्ड को बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83। मानो ये मेरा एरिया है दिल्ली, ठीक है, मुझे मुंबई में किसी को वारंट एग्जीक्यूट कराना है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लूँगी इंक्लूडिंग कंप्लेनेंट का समरी और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे लूँगी और मैं वहाँ का उसको भेज दूँगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी, मतलब किसी को भी मैं भेज दूँगी और वहाँ की वो लोकल अथॉरिटी कराएगी। अब जो वहाँ का कोर्ट है वो डिसाइड कर सकती है कि उसको बेल देनी है कि नहीं देनी है। ज़रूरी नहीं वो मुझसे पूछा जाएगा, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेज दिए हैं तो वो डिसाइड कर लेगा वहाँ का कोर्ट कि बेल देनी है या नहीं देनी है। तो ये जो है तरीका है वारंट का, ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन बात करता है वारंट को दूसरे शहर या स्टेट में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या वहाँ की पुलिस से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। अगर मानो एक वारंट किसी पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, ठीक है, और उसे दूसरे स्टेट में उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो यूजुअली पहले वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर स्टेशन हाउस ऑफिसर से अप्रूवल लेता है और वहाँ के मैजिस्ट्रेट या फिर स्टेशन हाउस ऑफिसर उसको अप्रूवल देंगे, उस पर अपना नाम एंडोर्स करेंगे, यानी उस पर साइन करते हैं, जो उस पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी देता है उस जगह पर वारंट को एग्जीक्यूट करवाने की। क्या वहाँ पर लोकल पुलिस की मदद की ज़रूरत होती है? तो हाँ, अगर ज़रूरत लगे तो लोकल पुलिस भी ऑफिसर की हेल्प करेगी ताकि वारंट एग्जीक्यूशन स्मूथली हो सके। इमरजेंसी सिचुएशन में डायरेक्ट अरेस्ट भी किया जा सकता है। अगर पुलिस को लगता है कि एंडोर्समेंट लेने में डिले होगा, उससे अक्यूज्ड भाग सकता है, तो बिना एंडोर्समेंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसका ये मतलब है कि अगर इमरजेंसी है तो पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है, प्रोसेस को बाद में कंप्लीट कर लेती है। तो ये एक तरीका है, अगर यहाँ के पुलिस ऑफिसर को दूसरे स्टेट के जाके किसी को वहाँ के को वारंट एग्जीक्यूट करवाना है तो वो इस तरीके से करवाती है, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी है एसएचओ और वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेना, ताकि उसके एरिया से अगर किसी इंसान पर वारंट एग्जीक्यूट हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, तो एटलीस्ट वहाँ की अथॉरिटीज़ को पता हो। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 82, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। बेसिकली वारंट के बेसिस पर किसी को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट किया जाए तो क्या होता है, अरेस्ट के बाद कहाँ ले जाया जाता है, क्या होता है वो समझते हैं। अगर वारंट किसी एक डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है और अक्यूज्ड दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है, तो उसे सीधा इशूइंग कोर्ट में नहीं ले जाया जाता। मतलब मैंने यहाँ पे इशू किया है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में से मुझे डायरेक्ट यहाँ नहीं लेकर आ सकते वो पकड़ के। इसमें क्या होता है, यूजुअली वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपर डीएसपी हैं या कमिश्नर है, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनके सामने पहले प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर इशूइंग कोर्ट अरेस्ट की जगह से 30 किलोमीटर के अंदर है या फिर इशूइंग कोर्ट उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डीएसपी, कमिश्नर से भी करीब है, या अक्यूज्ड ने सेक्शन 73 के अंडर सिक्योरिटी यानी बेल बॉन्ड दे दिया है, तो फिर उसे इशूइंग कोर्ट में ले जाया जा सकता है बिना किसी और प्रोसेस के। मानो मैं इसको इजीली समझाती हूँ, जो मेरी कोर्ट है और जो इंसान को मुझे अरेस्ट करना है वो इंसान का मेरा एरिया 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर है, तो वो डायरेक्ट उठा के ला सकते हैं। लेकिन मानो ऐसा नहीं है, अगर 30 किलोमीटर के अंदर, तो वो डायरेक्ट नहीं लाए जाएंगे, पहले वहाँ पे परमिशन ली जाती है, वहाँ के उनको सामने प्रेजेंट करना होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या फिर कमिश्नर के सामने प्रेजेंट करना होता है। तो ये बताया गया है फर्स्ट सबसेक्शन में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अब जो अरेस्ट किया गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन किस किस को देनी होती है। तो जो पुलिस ऑफिसर ने जिसने भी अरेस्ट किया है उसे तुरंत 2 लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। पहला, उस डिस्ट्रिक्ट का डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर जहां पर अरेस्ट किया गया है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट किया गया है तो वहाँ की डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को बताएंगे कि आपके इस एरिया में अरेस्ट हुआ है। और वो दूसरा वो ऑफिसर जो उस डिस्ट्रिक्ट का है जहां अक्यूज्ड रहता है। तो बेसिकली जहां पर अरेस्ट किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर को,
और दूसरा जहाँ पर अक्यूज रहता है उसके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर को, उन दो को बताया जाएगा। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि अरेस्टेड पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दोनों जगह के पुलिस ऑफिसर्स को पता हो, ताकि लॉ ट्रांसपेरेंसी, टू प्रिवेंट ट्रांसपेरेंसी, ये होता है। अब आते हैं 83 पर, प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। मैजिस्ट्रेट अरेस्टेड पर्सन के साथ अब क्या करता है, ठीक है। पहली बात, मैजिस्ट्रेट क्या चेक करेगा वो समझते हैं। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट, डीएसपी या फिर कमिश्नर ये कंफर्म करेगा कि जो इंसान अरेस्ट हुआ है वही है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है। मतलब अगर राम के नाम पे वारंट इशू हुआ है तो जिसे अरेस्ट किया है क्या वो राम ही है, पहले तो वो ये चेक करते हैं। दूसरा, अगर कंफर्म हो जाता है तो उसको इशूइंग कोर्ट भेजने का ऑर्डर दिया जाता है। तो वहाँ के वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो भी सब हैं वो इशूइंग कोर्ट में मेरे पास वापस उस अरेस्टेड इंसान को भेज देंगे। बेलेबल ऑफेंस अगर है तो फिर क्या होता है, मानो अगर ऑफेंस बेलेबल है और अक्यूज्ड बेल लेने के लिए तैयार है तो मैजिस्ट्रेट, डीएसपी या फिर कमिश्नर उसे बेल देगा। अगर वारंट में सेक्शन 73 के अंडर बेल का डायरेक्शन दिया गया है और अक्यूज रिक्वायर्ड सिक्योरिटी दे सकता है तो भी बेल मिल जाएगी। और इसमें जो बेल बॉन्ड या सिक्योरिटी का जो प्रूफ है वो इशूइंग कोर्ट को भेज दिया जाता है कि इंसान को बेल पर छोड़ दिया गया है। अब मानो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो क्या होता है, अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो सीजीएम या फिर सेशन जज डिसाइड करेंगे कि अक्यूज को बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और ये जो डिसीजन है वो सेक्शन 480 और सेक्शन 80 सब क्लॉज 2 में दिए गए डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लिया जाता है, ठीक है। और पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। ये जो सेक्शन है पुलिस ऑफिसर को भी ये भी मतलब पावर देता है कि अगर सेक्शन 73 के अंडर वारंट इशू हुआ है तो वो सिक्योरिटी भी ले सकता है। तो यही बात करता है सेक्शन नंबर 83। अब यहाँ से एक नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। सेक्शन 84 बात कर रहा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का प्रोक्लेमेशन कैसे होता है, मतलब क्या होता है। पहले तो ये समझते हैं होता क्या है। कोर्ट कब प्रोक्लेमेशन इशू करती है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अगर किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट वारंट इशू हो चुका है लेकिन वो भाग गया हो या फिर छुप गया है अरेस्ट से, ठीक है, जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है, तो कोर्ट एक रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश करती है, मतलब कर सकती है ऐसा वो। अब ये जो प्रोक्लेमेशन है वो अक्यूज्ड को ये ऑर्डर देता है कि वो एक स्पेसिफिक जगह पर या फिर इस टाइम पर प्रेजेंट हो। बेसिकली उसको रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप इस टाइम पर आइए, प्रेजेंट होइए। अब ये जो डेट है वो प्रोक्लेमेशन पब्लिश होने के कम से कम 30 दिन बाद का होना चाहिए। जो डेट उसमें लिखी जाएगी जिस दिन प्रोक्लेमेशन इशू होगा उसके 30 डेज बाद की वो डेट होनी चाहिए बुलाने की, ये बता रहे हैं, ठीक है। अब ये तो था एक तरीका। अब बात करते हैं जो प्रोक्लेमेशन है वो पब्लिश कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कोर्ट अलग अलग तरीक़ों से प्रोक्लेमेशन को पब्लिक करती है ताकि मतलब अक्यूज्ड अवेयर हो जाए, ठीक है, उसे पता लगे। पहला, उसका जो विलेज है, उसका जो गांव है, उसका जो शहर है, वो उसके किसी भी इम्पोर्टेंट जगह पर लाउड स्पीकर से मतलब अनाउंसमेंट करवा सकती है ताकि उसे सुनाई दिया जाए। वो पूरा रीड करवाया जाता है लाउड स्पीकर से। दूसरा तरीका है उसके घर पर या फिर उसके पूरे विलेज में जहाँ पर वो रहता है उसकी कोई ऐसी जो विजिबल जगह होती है वहाँ पर उसको चिपका दिया जाता है। कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर भी उस प्रोक्लेमेशन को चिपकाया जाता है, वहाँ पर जिस भी कोर्ट में इशू होता है उस पर चिपका दिया जाता है। और अगर कोर्ट को ज़रूरी लगता है तो कोर्ट किसी न्यूज़पेपर में भी उसको एडवर्टीजमेंट दे सकती है। सो ये तरीका है प्रोक्लेमेशन को पब्लिश करने का। अब प्रोक्लेमेशन का प्रूफ कैसे होता है इसमें, ठीक है, पता कैसे चलेगा, सामने वाले को पता लग गया है। कोर्ट राइटिंग में डिक्लेयर करती है कि प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर दिया गया है और किसी भी मतलब तरीके से किया, और मतलब बेसिकली वो किस तरीके से किया गया है वो भी पब्लिश करेगी वो। राइटिंग ही जो है वो प्रोक्लेमेशन पब्लिश होने का पक्का प्रूफ होता है। अब अक्यूज्ड कब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाता है, कैसे बन गया। अगर अक्यूज्ड का केस सीरियस है जिसमें 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है और वो फिर भी कोर्ट के सामने नहीं आ रहा, तो कोर्ट एक और ऑर्डर पास करके उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है। इसका मतलब है कि पुलिस अब उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकती है। यही था हमारा सेक्शन 84। सो अब बात कहते हैं सेक्शन नंबर 85, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो
जो इंसान एब्सकॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टी का क्या होता है, कोर्ट कब प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, उसको समझते हैं फर्स्ट सबसेक्शन में। अगर किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू हो चुका है अंडर सेक्शन 84, तो कोर्ट किसी भी टाइम उसकी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है। और जो सेकंड बात कर रहा है कि लेकिन कोर्ट को राइटिंग में रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों प्रॉपर्टी अटैच करनी ज़रूरी है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू करते ही तुरंत प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि अक्यूज्ड अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाला है उन केसेस में, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि अक्यूज्ड अपनी प्रॉपर्टी दूसरे शहर या जुरिस्डिक्शन से हटा रहा है। तो ये 2 केसेस हैं जिसमें कोर्ट प्रॉपर्टी को तुरंत अटैच कर सकती है। अब कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है? जो भी प्रॉपर्टी अक्यूज्ड की है, चाहे वो उसके शहर में हो या किसी और जगह में हो, अटैच हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे है तो वहाँ के डीएम को, जो वहाँ के डीएम है, वहाँ का उनका अप्रूवल चाहिए होता है, वहाँ उस एरिया के डीएम का। अब प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने का तरीका बात करते हैं। मानो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें मतलब सामान है, कोई गाड़ी है या फिर कोई बैग, मतलब जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका सीजर किया जा सकता है, मतलब जब्त कर लेंगे, उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लेंगे। दूसरा, उसका रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है जो कि उसकी देखभाल करे, उस प्रॉपर्टी को संभालेगा। तीसरा, एक राइटिंग में ऑर्डर दिया जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी अक्यूज्ड को या फिर किसी और को ना दी जाए। चौथा, इनमें से एक या फिर 2 तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अब मानो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे मानो फ्लैट है, ज़मीन है, कोई घर है, तो उस केस में अगर लैंड रेवेन्यू पे कर रही है तो कलेक्टर उसको अटैच करेगा। पोजेशन ले सकते हैं, रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं जो उस प्रॉपर्टी का देखभाल करे। एक राइटिंग में ऑर्डर दिया जा सकता है कि रेंट या प्रॉपर्टी अक्यूज्ड या किसी और को ना दिया जाए। इनमें से कोई एक या फिर 2 तरीके यूज़ किए जा सकते हैं। स्पेशल केस में पर्शिएबल आइटम्स या लाइफ स्टॉक, जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे मानो जो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो ऐसे केसेस में अगर प्रॉपर्टी जल्दी ख़राब होने वाली है, जैसे मानो दूध है, कोई सब्ज़ी है या कोई ऐसे जानवर हैं जिनकी देखभाल ना करे तो वो मर सकते हैं, तुरंत उसका ऑक्शन कर सकती है। और ऑक्शन को जो पैसा होगा वो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से रखा जाता है। कोर्ट डिसाइड करती है उसकी कीमत कितनी लगाई जाती है। रिसीवर का क्या रोल होता है इसमें, वो और बात करते हैं। हमने रिसीवर के बारे में ऊपर बात करी थी। तो अगर कोर्ट किसी रिसीवर को अपॉइंट करती है तो उसकी ड्यूटी CPC 1988 के हिसाब से होती है। वो प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है, उसको बेचने या मैनेज करने का उसका काम होता है। तो यही बताया गया है इस सेक्शन में। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगले पे आते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो बेसिकली इसमें बात की जा रही है अगर फॉरेन कंट्री में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी है तो उसका क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है प्रोसेस, उससे समझते हैं। एक SP या फिर कमिश्नर राइटिंग में रिक्वेस्ट भेजते हैं कोर्ट को। कोर्ट उस रिक्वेस्ट को कंसिडर करके फॉरेन कंट्री के अथॉरिटी या कोर्ट से हेल्प मांग सकती है। और इसका जो एक्शंस है वो क्या लिया जा सकता है, पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, फॉरेन कंट्री में जो प्रॉपर्टी है वो लोकेट करना। अटैचमेंट होगी, प्रॉपर्टी पर रोक लगाया जाएगा ताकि उसको बेचा या फिर ट्रांसफ़र ना किया जा सके। तीसरा, फॉरफीचर, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को लीगली अपने कब्जे में ले सकती है। अब ये किस प्रोसीजर के अंडर होता है, ये चैप्टर 8 के रूल्स के अकॉर्डिंग में होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब यानी जिस देश के साथ भारत का अग्रीमेंट है उसको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोलते हैं, उससे लीगल कॉपरेशन मिलता है। और इंटरनेशनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस MLA ट्रीटीज़ का यूज़ होता है ऐसे केसेस में। अब क्या ये हर फॉरेन कंट्री में पॉसिबल है? नहीं, ये सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ पॉसिबल है जिसके साथ भारत का अग्रीमेंट है। अगर अग्रीमेंट है तो भारत उस देश की लीगल हेल्प ले सकती है, और अगर अग्रीमेंट नहीं है तो नहीं ले सकती। अब कमेंट करके ये ज़रूर बताना किस कंट्रीज़ के साथ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। ठीक है, अब अगर प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो जाती है तो उस पर क्या क्लेम लगाया जा सकता है, कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। तो क्लेम या ऑब्जेक्शन पहले तो समझते हैं कौन कर सकता है। कोई भी इंसान जो ये प्रूव कर सके कि उसका उस प्रॉपर्टी में हक है, राइट है, और वो अटैचमेंट के लिए लायबल नहीं होनी चाहिए।
अगर क्लेमेंट या फिर ऑब्जेक्टर की डेथ हो जाए तो उसके लीगल हायर्स केस को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लेम करने का टाइम लिमिट रखी गई है। 6 मंथ्स के अंदर क्लेम या ऑब्जेक्शन फाइल करना होगा फ्रॉम डेट ऑफ अटैचमेंट। अगर क्लेम रिजेक्ट हो गया तो 1 साल के अंदर सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लेम का प्रोसीजर क्या है? कोर्ट में क्लेम फाइल करें जिसमें अटैचमेंट ऑर्डर इश्यू हुआ है उसी कोर्ट में। अगर प्रॉपर्टी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अटैच हुई है तो उस डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम के कोर्ट में केस फाइल हो सकता है और सीजीएम केस किसी और मैजिस्ट्रेट को भी वो भेज सकते हैं डिस्पोजल के लिए। अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो 1 साल के अंदर क्लेमेंट सिविल सूट फाइल कर सकता है अपने राइट्स को प्रूव करने के लिए। अब इस पर कोर्ट का क्या डिसीजन होता है? अगर कोर्ट क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है तो अटैचमेंट कैंसिल हो सकती है। अगर कोर्ट क्लेम रिजेक्ट कर देती है तो क्लेमेंट 1 साल के अंदर सिविल सूट फाइल कर सकता है। जब तक सूट का डिसीजन नहीं आता कोर्ट का ऑर्डर वैलिड माना जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 88 रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अटैचमेंट के बाद प्रॉपर्टी का क्या होता है? क्या प्रॉपर्टी रिलीज हो सकती है? तो अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन अपनी गिवन टाइम लिमिट के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट हो जाए तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से हटा सकती है। और ये जो टाइम है वो लिमिट प्रोक्लेमेशन में दिया गया होता है, जनरली 30 डेज का होता है। अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं आया तो क्या होगा? अगर प्रोक्लेम पर्सन ऑफेंडर अपीयर नहीं होता है तो उसकी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली जाती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी तुरंत नहीं बिक सकती। 6 महीने तक वेट किया जाता है। अगर कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन पेंडिंग हो सेक्शन 87 के अंडर तो उसको सॉल्व होने तक प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती। अगर प्रॉपर्टी जल्दी खराब होने वाली होती है तो या फिर ओनर के बेनिफिट में होता है तो उसको कोर्ट तुरंत बेच देती है। अब जो प्रॉपर्टी है वो क्या वापस मिल सकती है? तो अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर 2 साल के अंदर वॉलंटरली आके ये अरेस्ट होने के बाद प्रूव कर दे कि उसने जानबूझकर पुलिस से वो नहीं छुपा और उसको प्रोक्लेमेशन का सही से पता ही नहीं था, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी वापस दे सकती है या अगर बिक गई है तो उसके पैसे दे सकती है, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग लीगल कॉस्ट। तो अटैचमेंट के बाद प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या है? अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन वक्त पे आ जाए तो प्रॉपर्टी रिलीज हो सकती है। अगर नहीं आया तो प्रॉपर्टी 6 महीने तक वेट करेगी, फिर बेच दी जाती है। अगर ऑफेंडर 2 साल के अंदर प्रूफ करे कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया तो प्रॉपर्टी या फिर उसको सेल अमाउंट वापस कर दिया जाता है। ये तरीका है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। क्या कोई अपील कर सकता है? तो हाँ, जो भी इंसान सेक्शन 88 सब क्लॉज 3 के अंडर अपनी प्रॉपर्टी और उसके प्रोसीड्स वापस लेने कोर्ट गया था और जिसका एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, वो इसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। अपील कहाँ फाइल होगी? अपील उस कोर्ट में फाइल होगी जिसमें ऑर्डिनरली उस कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील होती है। मतलब जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके ऊपर वाले अपीलेट कोर्ट में अपील की जा सकती है। एग्जाम्पल, मानो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट की तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं अपील करने, और अगर सेशन कोर्ट ने भी रिजेक्ट की तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपील करने। अपील का पर्पस क्या होता है? अगर लोअर कोर्ट ने गलत फैसला दिया हो तो अपीलेट कोर्ट उसको सुधार सकता है, तो यही एक रीज़न है। अब आते हैं, यहाँ पर आके ख़त्म होता है आपका प्रोक्लेमेशन का चैप्टर। नाउ नेक्स्ट डी पोर्शन इज अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। थोड़े से रूल्स और समझ लेते हैं, ख़त्म होने वाला है चैप्टर। सो ये बोलता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स, मतलब समन्स पर नहीं आए तो वारंट भी हो सकते हैं। कोर्ट वारंट कब इशू कर सकती है? जब कोर्ट किसी को समन्स भेजने का अधिकार रखती है तभी वारंट भी इशू कर सकती है, लेकिन बिना वजह वारंट नहीं दिया जाएगा। कोर्ट को राइटिंग में रीजंस देने होते हैं। अब ऐसी 2 सिचुएशंस है जिसमें कोर्ट वारंट इशू कर सकती है। पहला, समन्स से पहले या समन्स के बाद अगर कोर्ट को लगे कि वो इंसान भाग सकता है, अगर कोर्ट को लगता है कि वो इंसान एब्सकॉन्ड कर सकता है या समन्स की बात नहीं मानेगा तो वारंट इशू किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है समन्स को जो फॉलो नहीं करता, जो उसका ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, ना ही कोई वैलिड रीज़न दिया। अगर समन्स सही तरीके से डिलीवर हो गया और इंसान कोर्ट नहीं आया
तो कोर्ट उसके अगेंस्ट वारंट इशू कर सकती है। लेकिन अगर उसके पास कोई वैलिड रीज़न है, जैसे कोई बीमारी है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो कोर्ट उसको कंसिडर भी करेगी। सो अगर इसे हम समराइज करते हैं, वारंट इशू कब होगा? अगर कोर्ट को लगता है कि वो इंसान भाग सकता है, अगर समन्स सही से डिलीवर हो चुका है, उसके बाद भी वो नहीं आया, कोई रीज़न भी नहीं है, वैलिड रीज़न नहीं दिया, और कोर्ट को हमेशा राइटिंग में रीजंस देना होता है क्यों समन्स के बदले में उसने वारंट को इशू किया है। यही बात कर रहा है सेक्शन नंबर 90। आते हैं 91 पे, पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। कोर्ट कब बॉन्ड या बेल बॉन्ड मांग सकती है? अगर किसी इंसान के अगेंस्ट समन या वारंट इशू हो सकता है, लेकिन वो खुद कोर्ट में प्रेजेंट हो, तो कोर्ट उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकती है। ये पावर कोर्ट के प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, जो इंश्योर करता है कि वो इंसान अगली डेट पर प्रेजेंट रहे, इस वजह से करवाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करता है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। मानो किसी इंसान ने बेल बॉन्ड तोड़ा, तो वो अरेस्ट किया जा सकता है। अगर किसी इंसान ने बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड साइन किया है और उसका प्रॉमिस किया है कि वो कोर्ट में आएगा, लेकिन फिर भी वो नहीं आता, तो उसको अगेंस्ट कोर्ट एक्शन ले सकती है। कोर्ट का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो एक वारंट इशू कर सकता है, जिससे उस इंसान का अरेस्ट प्रोड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट है लास्ट, प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। सो हमें क्या सीखने को मिला? समन और वारंट दोनों लीगल ऑर्डर्स हैं जो कोर्ट किसी भी इंसान के लिए इशू करती है, और समन्स का मतलब होता है कोर्ट में अपीयर होने का नोटिस, जबकि वारंट का मतलब होता है अरेस्ट का ऑर्डर। इस चैप्टर में दिए गए रूल्स दोनों पर लागू होते हैं, दोनों पर एप्लीकेबल हैं, ताकि प्रोसेस क्लियर और इफेक्टिव रहे। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। आई होप आपको ये समझ आया हो, और कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वरना जाने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।